अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। जमहूरियत ने एक और संगे मील अबूर किया है, एक और असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। कल हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असेंबली ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी की। वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत भी इसी हफ्ते अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर लेगा। इसका मतलब 2008 से 2013 तक की वो पहली असेंबली थी, पहली सिविलियन और जमहूरी असेंबली जिसने अपनी मुद्दत पूरी की। 2013 से 2018 की दूसरी असेंबली होगी और ऐसे 10 साल जमहूरियत पाकिस्तान में रही, मुसलसल रही, तसलसल के साथ रही। ये एक नया रिकॉर्ड है पाकिस्तान के लिए और ये रिकॉर्ड और बेहतर हो रहा है क्योंकि अब अगले इलेक्शन का भी डेट अनाउंस कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो अगले आम इंतखाबात हैं वो 25 जुलाई को होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल का जवाब हम पिछले कई अरसे से तलाश कर रहे हैं। सियासी लीडर्स आके इस पे तशवीश का इजहार कर चुके हैं, खदशात का इजहार कर चुके हैं कि क्या इलेक्शन बर वक्त होंगे या नहीं होंगे। अब डेट अनाउंस कर दी गई है, सिंबल अलॉट कर दिए गए हैं, इसके बावजूद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आपको जरा दिखाते हैं कि पिछले चंद हफ्तों में, पिछले चंद माह में जो सियासी लीडर हैं वो किस खदशात का इजहार करते रहे हैं। आइन कहता है मुल्क में 60 दिन में इलेक्शन होने हैं, जो नहीं कराएगा वो आइन की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब होगा, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, कोई शख्स भी हो। इलेक्शन होगी, सवाल पूछा जा रहा है, इलेक्शन होगी यार शक है, इलेक्शन नहीं होगी। जिस मुल्क में पुराने पॉलिटिशियन परेशान हो जाए कि क्या होगा, मुझे नहीं पता कि अगर डिले, क्योंकि जिस लोग कहते हैं हल्का बर्जियों की वजह से मेरी एक डेढ़ महीना डिले हो जाएगा, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता। अगर हम मिन हैसुल कौम अदम यकजहती का शिकार हुए तो फिर मुझे खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2018 के इलेक्शन का मंजर पाकिस्तानी कौम न देख सके। जब इलेक्शन होगा फिर बात करेंगे। मैं तो 2018 में इलेक्शन नहीं देखूंगा। शेख रशीद साहब और दीगर रहनुमा कह रहे थे हम 2018 में इलेक्शन नहीं देख रहे थे, कोई कह रहा था कुछ अरसे का डिले हो सकता है। सियासी रहनुमा भी इस खदशे का इजहार करते कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट अनाउंस कर चुका है। पिछले 2 रोज में जो डेवलपमेंट्स हुई है उसके बाद फिर सवाल उठ रहा है कि क्या 25 तारीख को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। वो क्या डेवलपमेंट है उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब ये कह चुके हैं कि आइन में इस बात की गुंजाइश ही मौजूद नहीं कि इलेक्शन में ताखीर हो। आप अगर जानते हैं कि आइन में गुंजाइश नहीं है इलेक्शन को पोस्टपोन करने की, तो इलेक्शन में बिल्कुल गुंजाइश नहीं होगी। अगर उसमें गुंजाइश है आइन में तो गुंजाइश हो जाएगी। मुझे फिल वक्त यही नजर आ रहा है, जितना आइन मैंने पढ़ा, थोड़ा पढ़ा, कि उसमें गुंजाइश बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि कोई गुंजाइश नहीं है आइन में कि इलेक्शन में ताखीर हो। लेकिन कल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटीरियर में पेश हुए थे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वहां पे उन्होंने एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि जो आलमी ताकतें हैं, जो आलमी साजिशें हैं, वो इलेक्शन में रुकावट बन सकती हैं। ये उन्होंने कल कहा है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर में। और उसके बाद आज रजा रब्बानी साहब ने भी एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सेनेट में उनको तलब करना चाहिए। इन कैमरा सेशन की उन्होंने गुजारिश की थी कि मैं ये इंटीरियर कमेटी को नहीं बता सकता, लेकिन इन कैमरा इजलास में मैं बता सकता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि आलमी साजिश इलेक्शन के लिए रुकावट साबित हो सकती है। तो वो ऐसी क्या बात है, रजा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि आप इजलास बुलाएं, उनसे पूछें इन कैमरा सेशन हो बेशक, ताकि उनसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी आलमी ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान का इलेक्शन सबोटाज कर सकती हैं। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले नेशनल असेंबली के स्पीकर याज सादिक साहब ने भी इस खदशे का इजहार किया था। उन्होंने क्या कहा था कि एक ग्रेटर प्लान नजर आ रहा है, वो क्या जिक्र कर रहे थे, जरा सुनिए। मुझे चीज लग रही है कि मुझे तो एक ग्रेटर प्लान लगता हुआ नजर आ रहा है। मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो ये देखिएगा कि हो सकता है कि लोग कुछ इस्तीफों की तरफ भी जाएं। वो क्यों जाएंगे, क्या चाहते हैं? वो नहीं चाहते कि मार्च का सेनेट का इलेक्शन हो, या कोई और प्लान है, कोई ग्रेटर प्लान है जो कि मुझे नहीं पता। कई दफा जरूरी नहीं होता इस सिस्टम को डिसरप्ट सिर्फ मार्शल लॉ से किया जाए, और जरूरी नहीं कि इदारे करें, मगर फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस भी होती हैं जो ये गेम्स प्ले करती हैं। और पाकिस्तान हमेशा वल्नरेबल रहा है, पास्ट में भी वल्नरेबल रहा है पाकिस्तान। वो कह रहे थे कि जरूरी नहीं मार्शल लॉ हो या इदारे करें, एक्सटर्नल फोर्सेस भी हो सकती हैं जो कि एक ग्रेटर प्लान कर रही हो। उन्होंने उस वक्त तशवीश का इजहार किया था कि शायद सेनेट के इलेक्शंस मुझे होते हुए नहीं नजर आ रही, ये उन्होंने खदशात का इजहार किया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है और ये 108 पिटिशंस हैं हल्का बंदियों के हवाले से जो इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास मौजूद हैं, जिनमें से 40 पर उन्होंने आज ये डिसीजन दिया है। अगली जो 47 पिटिशन है उन पर कल फैसला होगा। ये कहा गया है कि 4 अजला की जो हल्का बंदियां हैं उनको कलअदम करार दिया गया है
और उनको दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भेजा जाएगा और वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आबादी के तनासुब से दोबारा हल्का बंदियां करेगा। अब आपको याद होगा हल्का बंदियों को लेकर बहुत सारे लोगों ने इस तशवीश का इजहार किया था, इस खदशे का इजहार किया था कि शायद इलेक्शन बर वक्त ना हो। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 40 पिटिशंस पर आज अपना यह फैसला दिया है कि हल्का बंदियां कल अदम हो गई हैं और दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर हल्का बंदियां करेगी। एक और आज बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जिसका जिक्र मैं कुछ ही देर में करता हूं कि क्या आने वाले इंतखाबात मुनसफाना होंगे या नहीं होंगे। लेकिन पहले अब तक की जो बात है, क्या इलेक्शन टाइम पर होने जा रहे हैं। चौधरी नवीद साहब, डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्पोक्स पर्सन है आप, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपने हमें ज्वाइन किया। हो रहे 25 तारीख को इलेक्शन? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। कोई खदशात नहीं है, कोई तशवीश की बात नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है तशवीश की। 25 जुलाई को इलेक्शन क्यों नहीं होंगे। जैसा कि आपने अभी ये चला रहे थे कि आइन में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि विद इन 60 डेज जब हुकूमत का टाइम पूरा ख़त्म हो जाएगा तो विद इन 60 डेज ये इलेक्शन होंगे। और इन इलेक्शन के लिए शहजाद साहब आपके पता है कि 25 जुलाई की जो डेट है वो सदर पाकिस्तान साहब ने उसको अप्रूव कर दिया हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन जो है विद इन 7 डेज इलेक्शन प्रोग्राम जो है वो उसको अनाउंस करेगा, जो कि 1 जून तक एक्सपेक्टेड है कि 1 जून तक इलेक्शन कमीशन ने अपना इलेक्शन प्रोग्राम देना है। तो इलेक्शन के डिले होने का कोई अपैरेंटली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो हर हवाले से तैयार है कि वो 25 जुलाई को इलेक्शन कराने की पोजीशन में है। सर आप तो तैयार है, लेकिन कल जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बयान था सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें उन्होंने कहा वी थिंक दैट एन एफर्ट विल बी मेड एट इंटरनेशनल लेवल टू सैबोटाज द इलेक्शन, और उन्होंने कहा मजीद तफसील मैं नहीं बता सकता क्योंकि इन कैमरा इजलास आप बुलाएं। तो ये किस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि कोई इंटरनेशनल लेवल की साजिश हो रही है इलेक्शंस को सबोटाज करने के लिए? शहजाद साहब, इसमें अगर देखा जाए तो आज दिन भर की ये खबर बड़ी हार्ड न्यूज़ रही है, हर चैनल पे आती रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग जारी की है। ये जो स्टेटमेंट है अगर उसको देखा जाए तो सेनेट की कमेटी के अंदर इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से एक मीटिंग कंडक्ट की गई और उस पे एजेंडा आइटम था सिक्योरिटी। इलेक्शन के दौरान, पोलिंग डे के दौरान, इलेक्शन प्रोसेस के दौरान सिक्योरिटी जो मुल्क की सूरत हाल है उस पे भी वो एजेंडा आइटम था, उस पे डिस्कशन हो रही थी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जो स्टेटमेंट है उसको सियाको सबाक से हट कर देखा जा रहा है। जो परसेप्शन क्रिएट की जा रही है वो खुदा न खास्ता इस तरह की जा रही है कि जैसे कोई आलमी कुव्वतें जो हैं वो इलेक्शन के रिजल्ट्स पे कोई उसको इफेक्ट करने जा रही हैं। इलेक्शन के रिजल्ट्स पर या इलेक्शन पर? ऐसे मैं ऐसी बात करता हूं, ये टोटली स्टेटमेंट जो है सिक्योरिटी ग्राउंड पे दी गई है। जो मुल्क की सिक्योरिटी है उस हवाले से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये स्टेटमेंट दी है कि जब पोलिंग कंडक्ट होगी, इतना बड़ा आपको पता है कि इलेक्शनरिंग जो है इसमें इतनी पूरी कम्युनिटी जो है मोबिलाइज होती है। आपको पता है कि पोलिंग डे के हवाले सिर्फ एक दिन में 2 दिन में जो आता है, पोलिंग से एक दिन पहले और पोलिंग वाले दिन तकरीबन 10 लाख लोगों की मूवमेंट होती है 24 घंटे के अंदर अंदर। ये बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन है। तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्रेटरी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि सबोटाज हो सकते हैं इलेक्शन? नहीं, ऐसा नहीं है सबोटाज। वो बात करने का मतलब ये था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जो इलेक्शन को अफेक्ट करने जा रहा है। भाई मैं कह रहा हूं कि क्या ये खदशा है कि सिक्योरिटी हालात खराब होंगे, लॉ एंड ऑर्डर इस नहज तक पहुंच जाएगा कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाए या ताखीर हो जाए या सबोटाज? नहीं, ये ऐसी प्री मेच्योर स्टेटमेट है कि इसको कहें कि हम ऐसे हालात, जो रिपोर्ट किया गया वो लफ्ज सबोटाज का लफ्ज, हम जो मौजूदा हालात हैं हमारे जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये बात की। अब जैसा कि आपको पता है कि सेनेट की कमेटी में आपने जैसे फरमा रहे हैं अभी कि इन कैमरा सेशन होगा, आप सेनेट ने कॉल किया, तो वो जो डिटेल है सेक्रेटरी साहब वहां पे शायद उसको बता भी सकेंगे। तो ये आप कह रहे हैं कि गलत रिपोर्ट किया गया है कि उन्होंने सबोटाज का लफ्ज इस्तेमाल किया है? सियाको सबाक से हटकर बात की जा रही है। सियाको सबाक उसका सिक्योरिटी है, सही, उसका इलेक्शन का सबोटाज करना या उसका इलेक्शन के रिजल्ट पे 2013 के मुकाबले में तो बहुत बेहतर है। 2013 में तो बड़े बुरे हालात थे सिक्योरिटी के हवाले से। मैं वही कह रहा हूं 2013 में सिक्योरिटी के हालात इससे ज्यादा बुरे थे, तो अगर अब सिक्योरिटी के हवाले से वो इतनी तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि सबोटाज हो सकते हैं इलेक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में हमारी फोर्सेस की वजह से, गवर्नमेंट की, हमारी सोसाइटी की वजह से सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो बहुत बड़ी हद तक इंप्रूव हो चुकी है। लेकिन अभी भी हम ये कहें कि हम सेफ सोसाइटी हैं या हमारे मुल्क का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल सेफ है, तो ये प्रिज्यूम करना मेरा ख्याल इतना इस वक्त मुनासिब नहीं है। ये स्टेटमेंट की बात जहां तक है वो मैंने जैसे कि क्लियर कर दिया कि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट है, उसका इलेक्शन के रिजल्ट से या उसकी फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी से किसी हवाले से किसी हवाले से आप कह रहे हैं कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि जो 40 उनके पास दरख्वास्त थी उस पर उन्होंने ये अपना फैसला सुनाया कि
उन पर जो हल्का बंदियां की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उनको कलअदम करार दिया गया है। उन पर दोबारा अब जो है हल्का बंदियां करने की जरूरत है। ये वापस काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। आपको पता होगा अफवाहें जो थी कि अगर ताखीर हुई तो उसकी एक वजह हल्का बंदियां होंगी। अब ये आज जो फैसला है उसके बाद तो वापस लोगों के कान खड़े हो गए। ऐसा नहीं है, हल्का बंदियां जो हैं इलेक्शन कमीशन ने इसको प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत अडॉप्ट करके इनको फाइनल किया है और ये हल्का बंदियां जो हैं 3 मई को पब्लिश कर दी गई थी। पब्लिकेशन के बाद अगर किसी की कोई ग्रीवियंस थी तो वो लोग रेट पिटीशन में चले गए। मुख्त हाई कोर्ट्स में लाहौर से भी हैं, सिंध से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी हैं, पेशावर हाई कोर्ट से भी हैं। तो वो रिट पिटीशन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को रिमांड की जा रही हैं कि जो भी किसी की ग्रीवियंस है को दोबारा सुना जाए और अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन इनको डिस्पोज ऑफ करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिस जजमेंट की आप बात कर रहे हैं वो ताहाल इलेक्शन कमीशन को मसूल नहीं हुई। इस पे अगर मैं कोई बात करूं तो मेरा हाल वो प्री मैच्योर होगी जब तक वो जजमेंट सामने ना आए और इलेक्शन कमीशन उस पर अपना जो भी व्यू होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज कहा गया है कि फैसला सुनाया गया है, रिपोर्टर्स वहां पे मौजूद थे और कल 37 जो मजीद दरख्वास्तें उस पर भी फैसला सुनाया जाएगा। इसके बाद अगर ऐसी जजमेंट आती है जिसमें वो 4 अजला 8 अजला के, अगर मैं एक मफरूजा कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता है कि उनकी हल्का बंदियों को कलअदम करार दिया जाता है, फिर क्या करेंगे इलेक्शन कमीशन? शहजाद साहब, हमें मफरूजे पे बात नहीं करनी। है ना आपके सामने, ये एक मैसेज कन्वे हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि जो भी ऑर्डर होगा ऑनरेबल हाई कोर्ट का, इलेक्शन कमिशन जो है उसको फॉलो करेगा और मतलब ऑर्डर के मुताबिक जो भी होगा अगर वो उस पे दो फैसले हो सकते हैं, या तो रिट पिटीशन डिसमिस हो सकती है या उसको एक्सेप्ट करके ये कहा जा सकता है कि हाँ डिलिमिटेशन का प्रोसेस ठीक नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो क्या दोबारा डिलिमिटेशन होगी? क्या इतना वक्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी? वक्त है, इलेक्शन कमीशन सुन रहा है। जितने भी रिमांड होके केस आ रहे हैं, आज भी कमीशन के साथ लगे हुए थे, कल भी कमीशन ने रखे हुए, जो कल मसूल होंगे वो भी कमीशन जो है उनकी समाअत करेगा और उनको डिस्पोज ऑफ करेगा। जो कमीशन के जो आपके पास आई है, जो हमारे पास आई, जो हमारे 1200 शिकायत तकरीबन वो तो ऑलरेडी हो चुकी है, वो डिसमिस हो चुकी है। वो 1286 जो रिप्रेजेंटेशन थी वो ऑलरेडी कमीशन ने उनको फाइनलाइज कर दिया हुआ। पूरा 1 महीना समाअत हुई है उस पर और उसको फाइनल करने के बाद 3 मई को हमने फाइनल डिलिमिटेशन जो है उसको पब्लिश कर दिया हुआ है। अब फाइनल डिलिमिटेशन में सिचुएशन बाज़ का ऐसे आ जाती है कि एक पिटीशन आई है, उस पर कमीशन की तरफ से कोई डिसीजन लिया गया है, तो अब उसका कोई एग्रीव्ड पर्सन जो है वो रिट पिटीशन में चला गया जी, जो बना हुआ था, मैं तो उससे अब जो नया ऑर्डर है उससे इफेक्ट हो गया हूं। तो ये ऐसी सिचुएशन है जो केस अगर इसमें एक बात ये की जा रही है कि अगर बहुत सारे अजला में यही मसला है कि डिलिमिटेशन वहां पे ठीक नहीं हुई, हल्का बंदियां ठीक नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन के पास इतना वक्त है कि वो उस पे ऐसा इंपैक्ट नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पे ये 4 अजला की तो आज खबर आ गई ना। 4 अजला का मतलब है 10 नेशनल असेंबली की सीट और 21 सूबाई असेंबली की सीट। इस पे मैं कहता हूं कि जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो कमीशन को मसूल नहीं होगा, उस पे मेरा कोई बात करने का मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ज्यादा हल्के आ गए आपके पास, ज्यादा अजला के इश्यूज आ गए, तो डील करने का टाइम है आपके पास। ऐसा नहीं है, हम डील करेंगे। हमने पहले भी लोग ये कहते थे कि हल्का बंदियों के वजह से इलेक्शन डिले नहीं होने का कोई ऐसा इशू। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर खड़ा हुआ है कि कोई डिले करने की जरूरत नहीं, हल्का बंदियों की वजह से कोई ऐसा डिले। ठीक है। अब दूसरा एक और आज पिलडैट की एक रिपोर्ट आई है और पिलडैट की रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि कबलस इंतखाबात क्या इस वक्त जो हालात है वो मुनसिफाना है, जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो मुनसिफाना है या नहीं है, इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट दी है और जो मजमूई उन्होंने स्कोर बनाया है वो 51.5% है, जिसका मतलब इस रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुनसिफाना है। कबलस इंतखाबात की जो फेयरनेस है वो इस वक्त गैर मुनसिफाना है और इसमें इन्होंने 11 जो पैमाने हैं उनका जिक्र किया है, जिसमें फौज भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, अदलिया भी है। इस सब के बारे में तासुर किया है, इस पर इन्होंने पूरा एक स्कोर कैलकुलेट किया है और चंद मैं चीजें आपके सामने रखता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आजाद है, गैर जानिबदार है, इस पर 65 नंबर मिले हैं और मुनसिफाना इसको करार दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन आजाद है, जानिबदार नहीं है, गैर जानिबदार है। जो लिस्ट है इंतखाबी फहरिस्तों की लिस्ट, उस पर भी उन्होंने जो अपनी वर्डिक्ट दी है वो ये है कि मुनसिफाना है, 67.3 इसका स्कोर है। हल्का बंदियों पर भी जो स्कोर है वो 64% है, यानी कि मुनसिफाना है। लेकिन 2-3 बड़ी अहम बातें हैं अदलिया के हवाले से कि क्या अदलिया आजाद है, गैर जानिबदार है। उसका जो तासुर है इस रिपोर्ट के मुताबिक वो गैर मुनसिफाना है और उसका स्कोर है सिर्फ 45.8%। फौज क्या गैर जानिबदार है और इस पर जो तासुर है वो बहुत ज्यादा गैर मुनसिफाना है, सिर्फ 33.4% इसके नंबर हैं। और मीडिया के हवाले से भी कहा गया है, जो निजी मीडिया है और जो स्टेट मीडिया है उसका भी जो तासुर है वो बहुत ज्यादा गैर मुनसिफाना है। तो ये स्कोर कार्ड इन्होंने एक दिया है आज
कि इलेक्शन का जो सारिस अब तक है कबल इंतखाबात वो फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन को तो डिसेंट नंबर मिल गए, लेकिन आपको तो ओवरऑल एक फेयर इलेक्शन करवाने हैं, तो फौज का रोल, मीडिया का रोल, अदलिया का रोल, क्या कहेंगे इस पे शहजाद साहब? अगर इस रिपोर्ट को देखा जाए, जैसा कि आपने एलेबोरेट किया, जो 11 पॉइंट हैं, तो इसमें जो पॉइंट स्कोरिंग की गई है, जहां तक इलेक्शन कमीशन की एक्टिविटीज है, बेसिक डॉक्यूमेंट इलेक्टोरल रोल है जो इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश कर दिया है 2018 के जनरल इलेक्शन के लिए, उसको ये पिल डाट वाले मुंसफाना कह रहे हैं, डिलिमिटेशन को ये मुंसफाना कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस जो है, आज़ादाना तौर पे काम करने का जो एटमॉस्फेयर है, उसको अब जो दीगर इदारे हैं उन पे मैं कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, वो तो बेहतर रिस्पॉन्ड वो इदारे वो इदारे मैं नहीं इदारा हो, चाहे फौज हो, दूसरा यह है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, दूसरा आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फेयर इलेक्शन तो आपने करवाना है ना। पिलडाट की रिपोर्ट जो है, उनका अपना एक सर्वे का तरीका है, उनका एक अपना एनालिसिस ग्रुप है, लेवल पे करते हैं, ये एक डायलॉग की हैसियत है। अगर इस सर्वे भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम से सर्वे, इस रिपोर्ट को अगर लेके हम ये तसब देना शुरू कर दें कि ये मुनसिफाना नहीं है, या 50% है या 51%, तो मेरा ख्याल है कि वो प्रोसेस जो आगे जाके अभी 2 महीने के बाद होना है, उसके बारे में हम एक ऐसी मनफी राय या ऐसी मनफी सोच जो है उसको, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये इदारे बेशक आपके कंट्रोल में नहीं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के, चाहे मीडिया हो, अदलिया हो या फौज हो, लेकिन फिर भी ओवरऑल मुनसिफाना इलेक्शन करवाना ये तो आपकी जिम्मेदारी है। तो इन इदारों को कैसे कंट्रोल करेंगे बिलफर्ज अगर ये गैर जानिबदार नहीं है तो? नहीं, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं कहता कि ये गैर जानिबदार नहीं है या हैं, ये तो वही बताएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। तो इलेक्शन एक्ट 2017 को अगर आप देखें तो उसमें बेशुमार प्रोविजन जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी की तरफ से ऐड की गई हैं, और उनको फॉलो करते हुए मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह बेहतर पोजीशन में है कि हम 2018 का इलेक्शन अच्छे अंदाज से करवा सकते हैं। 2013 की तरह कोई धरने वरने तो नहीं होंगे आपकी वजह से? ये फिर वो प्री मैच्योर बात है कि अभी से हम इस पे असेस करना शुरू करें। और जो रिकमेंडेशंस आई थी जुडिशियल कमीशन के बाद 80 रिकमेंडेशंस, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है मुकम्मल? वो रिकमेंडेशन बड़ी अच्छा ये आपने पॉइंट आउट किया कि बाय एंड लार्ज उस इलेक्शन को दुरुस्त करार दिया गया जी, लेकिन उसमें कुछ अनामलीज पॉइंट आउट की गई। सही है। वो मेजर अनामलीज क्या थी कि इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल नहीं था, ठीक है, उनको आपने अडॉप्ट कर लिया, ट्रेनिंग का फुकदान था, मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं है, तो ये तीनों चीजें जो है, मॉनिटरिंग का सिस्टम डेवलप कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल के हवाले से इलेक्शन एक्ट के अंदर ऐसी प्रोविजन डाल दी गई कि अब ये जितने भी इलेक्शन, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। पिलडाट की इस रिपोर्ट के हवाले से बताऊं, जिसका जिक्र बहुत हो रहा है इस वक्त मीडिया पे, सोशल मीडिया पर, ये एक डायलॉग था, इनका अपना एनालिसिस है, ये कोई सर्वे भी नहीं है कि पाकिस्तान में 1000, 2000, 5000 लोगों से पूछा गया हो कि आपका तासुर क्या है। ये एक डायलॉग था, एक डिबेट थी उनके ग्रुप के दरमियान, और उसके बाद ये तासुर आया था जिसमें मनफी नंबर दिए गए हैं फौज, मीडिया और अदलिया के, इनकी जानिबदारी जो है उस पर इनको कम नंबर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिसेंट नंबर मिले, लेकिन ओवरऑल कहा गया है कि मुनसिफाना, गैर मुनसिफाना अब तक प्रोसेस नजर आता है इलेक्शन का। चौधरी नवीद साहब कह रहे हैं इलेक्शन बर वक्त होंगे, तर्जुमान है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, कह रहे हैं हल्का बंदियों की वजह से भी ताखीर नहीं होगी, ना सिक्योरिटी की वजह से किसी किस्म की ताखीर होगी, इलेक्शन 25 जुलाई को ही होंगे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज नवाज शरीफ साहब ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए एक दफा फिर कहा कौमी इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए जो कि तहकीकात करे। जनरल रिटायर्ड दुरानी साहब के जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जो उन्होंने बातें की हैं उनकी तह तक पहुंचना जरूरी है, और यह पहली मर्तबा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया इस बात का कि एक कौमी कमीशन बनना चाहिए जो कि इंक्वायरी करे। पहली मर्तबा उन्होंने जिक्र उस वक्त किया था जब नवाज शरीफ पर यह सवाल उठे थे कि आपने एक इंटरव्यू में जो मुंबई हमलों के हवाले से मौकिफ दिया है वो दुरुस्त नहीं है। जब इस हवाले से बात हुई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने यह मुतालबा किया था कि एक कमीशन बनाया जाए जिसमें मैं भी मौजूद हूंगा, जिसमें दूसरे भी आ जाएं, साफ पता चल जाएगा कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं है। आओ फिर एक कौमी कमीशन बनाओ, एक कौमी कमीशन बनाओ, आओ फिर इसका हिसाब किताब अब हो जाए। मैं भी वहां पे आऊंगा, वो लोग भी आए जो मुझे गद्दार कहते हैं, ताकि एक तरफ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भी देख रहे हो, पूरा मुल्क देख रहा हो, और फिर वो कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट दे। जो मुजरिम है
उसको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए, फांसी। और आज एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब ने कौमी कमीशन का कहा है। उन्होंने कहा कि असद दुरानी ने बहुत अहम गुफ्तगू की है, जरूरी है चीजों की तह तक पहुंचा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मुशर्रफ और शाहिद अजीज ने भी जो बयान दिए हैं वो बयान भी बहुत अहम है, उनकी तह तक भी पहुंचना चाहिए। मुझे साथ नेशनल इंक्वायरी कमीशन बनाना चाहिए, कमीशन में पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी और अदलिया भी शामिल हो, एस्टैब्लिशमेंट भी कमीशन का हिस्सा हो सकती है। सिर्फ एक शख्स के खिलाफ इंक्वायरी का फायदा नहीं, पूरे नेटवर्क के खिलाफ इंक्वायरी हो जिसने पॉलिसियां बनाई, अमली जामा पहनाया और जिसने जो है इस पर अमल करवाया। ये आज नवाज शरीफ साहब ने कहा है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया नईम खालिद लोधी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। लोधी साहब, आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब आप बार बार कह रहे हैं कि कमीशन बनाने की जरूरत है, दुरानी साहब की जो किताब है जिस पर उनको कल GHQ भी तलब किया गया, उनका नाम ECL पर डाल दिया गया, क्या इतने अहम बयानात है कि उस पर अब कौमी कमीशन बनाने की जरूरत है? जी, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि उस किताब के ऊपर जो कुछ होना चाहिए था वो ऑलरेडी आपने देखा है कि होना शुरू हो गया है। उनको बुलाया गया है और उस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रही है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिकमेंडेशंस के मुताबिक और बहुत कुछ हो सकता है। कोर्ट मार्शल की तरफ जा सकते हैं या फिर वापस गवर्नमेंट को बताया जा सकता है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन आप ख़ुद मुझे बल्कि इस बात का जवाब दीजिए शहजाद साहब कि अगर कौमी कमीशन बनाना भी है तो वो किसने बनाना है? पहला तो ये सवाल पैदा होता है। मतलब ये कि हुकूमत, आपको पता है कि डिफेक्टो नवाज शरीफ साहब खुद ही चला रहे हैं, हर चीज़ के फैसले वो खुद कर रहे हैं। तो अगर कौमी कोई कमीशन ऐसा बनाना है जो कि ये इंक्वायरी करे तो बना लें। वो किसको कह रहे हैं कि आपने बनाना है या मैंने बनाना है या किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? तो बना लें भाई कमीशन। और ये भी वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस बात की मैं तायद करता हूँ कि उस कमीशन में फिर ये 2-4 लोग नहीं होंगे। वो कमीशन फिर पूरी तहकीक करे कि किन लोगों के राब्ते हैं बाहर के, दुश्मनों का बयानिया कौन पेश कर रहा है, दुश्मन के लिए आसानियां कौन पेश कर रहा है और मुल्क को नुकसान किसके बयानिए से पहुंच रहा है। बिल्कुल मैं तो इस चीज़ का हामी हूं कि कमीशन बनाया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और बिल्कुल मैं ये चाहता हूं कि 22 करोड़ आवाम भी देख रहे हों ताकि पता चल जाए कि कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनके ऊपर पर्दा रखना ज़रूरी होता है और हर सच हर वक्त नहीं बोला जाता। कौमों के बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिनको आपस में हल किया जाता है और उनको मीडिया पे नहीं बयान किया जाता और दुनिया के लिए, खासकर दुश्मनों के लिए आसानी पैदा करने वाला बयान तो कभी भी नहीं दिया जाता। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कमीशन बनना चाहिए, उसमें दुरानी साहब भी हों, उसमें मुशर्रफ साहब भी हों, उसमें नवाज शरीफ साहब भी हों, सबके पता लग जाएगा कि किसका नेटवर्क किसके साथ है और जो अवाम भी देख लेंगे और आसानी भी हो जाएगी उनको फैसला करने में कि आगे जो किसके बयानिए की हमायत करनी है और किस तरफ जो है ना हमने अपना वजन डालना है वोट का। तो इसमें कोई मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि ये देख लीजिए कि बड़े बड़े वाक़यात हुए। क्या आपको मालूम नहीं है कि क्या कहा था अल्ताफ़ हुसैन ने? उसने कहा नहीं था कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा नहीं था कि रेंजर्स के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। उस वक्त क्यों नहीं कमीशन बना? उस वक्त क्यों नहीं वो उन पर मुकदमा चला गद्दारी का? जब कहते हैं जी कि गद्दारी के मुकदमे हो जाते, अगर कोई और ये बात करता, मुझे आप बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त गद्दारी का मुकदमा किस पे चल रहा है? सिर्फ एक मुकदमा चल रहा है गद्दारी का और वो परवेज मुशर्रफ पे चल रहा है। तो जिन लोगों ने और बयान दिए, किसी एक का मुझे नाम बता दें जिस पर जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि गद्दारी का मुकदमा चलाया जाता अल्ताफ हुसैन। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि एक तरफ तो अगर आप कह रहे हैं कि किसी ने बयान दिया उस पर नहीं चला मुकदमा, लेकिन यहां तो फिर आइन तोड़ने वाली बात है। तो मुशर्रफ साहब का केस सिर्फ बयान तक तो महदूद नहीं है। जी ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि वो करें, लेकिन ये कह रहे हैं ना कि जी अभी और भी इन पर भी मुकदमा चलना चाहिए। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पता लगाया जाए कि जिसने भी ऐसा काम किया है जो कि गद्दारी के जुमरे में आता है, मैं तो किसी को कह नहीं रहा कि गद्दार है, ये कमीशन बना लें और पता लगा लें। जहां भी पता चल जाए भी किसी के कनेक्शन बाहर के लोगों के साथ इस तरीके के हैं कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, वो उस पर मुकदमा चलाएं और बिल्कुल ठीक है। उसमें चाहे कोई जो इस वक्त हालात हैं, आपको बेहतर इल्म है इस बात का होना चाहिए कि जो इस वक्त हालात हैं, तो नवाज शरीफ साहब खाली दुरानी साहब के बयान पर या मुशर्रफ या शाहिद अजीज साहब के बयान तक बात नहीं कर रहे हैं। जो इस वक्त हालात हैं वो बात कर रहे हैं सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस जो है इस मुल्क में। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा है कि एक ग्रुप डिस्कशन होनी चाहिए इसमें बाकायदा, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हों कि सिविल मिलिट्री
पावर क्या होनी चाहिए, जुडिशरी का क्या रोल हो, नैब का क्या रोल हो, एहतसाब किस तरीके से हो, इस पर ग्रेट डिबेट करने की जरूरत है। कल ये कहा है शायद खकान अब्बासी साहब ने, तो ये सारा मामला उस तरफ है। नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त समझ रहे हैं कि सियासत में, पॉलिटिक्स में जो इंजीनियरिंग हो रही है, इसके जिम्मेदार भी एस्टैब्लिशमेंट, ये सारा इस तरफ इशारा है उनका। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल में, बल्कि रजा रब्बानी साहब ने जो ग्रैंड रिकंसिलिएशन की बात की थी उसमें भी कोई हर्ज नहीं है जी। और अगर कोई इंक्वायरी इस किस्म की करना चाहते हैं कि जिसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने हदूद से तजावज़ कर रहा है, चाहे वो देखें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबके लिए है, किसी एक इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है, फिर देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी किस किस ने की है। ये तोपों का रुख एक तरफ नहीं हो सकता। तो उसमें मैं तो समझता हूँ कि ठीक है, अगर रिकंसिलिएशन करनी है वो कर लीजिए, ज़रूर बुलाएं और सब स्टेक होल्डर्स बैठ के बातचीत करें। अगर कोई इंक्वायरी कमीशन बैठाना है तो आप सबकी इंक्वायरी करें कि किस किस ने हदूद जो है ना फलांगी हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, चाहे किसी ने कलम से फलांगी हैं या किसी ने मीडिया के थ्रू फलांगी हैं, किसी ने सियासत के थ्रू फैलांगी हैं, किसी ने पैसे के थ्रू फैलांगी हैं, किसी ने बंदूक के थ्रू फैलांगी हैं। जिसके पास जो चीज है उसने उसको बेदरेग इस्तेमाल किया और बिल्कुल हदूद फैलांगी है। सबको सामने कटारे में लेकर आए, नेशनल डिबेट हो सकती है, हमें इस पे कोई इतराज होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लोधी साहब हमारे साथ मौजूद है, कह रहे थे बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए इन इश्यूज पे, इन मामला पे। अगर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं तो बिल्कुल कमीशन बनाया जाए और पता चलना चाहिए कि कौन किसने गद्दारी की है, किसने जो है आइन तोड़ा है, और ये तमाम बातों पर डिबेट की जा सकती है। आज मरियम नवाज साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल बयान जो उन्होंने एहतसाब अदालत में दिया था, आज वो उन्होंने पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा कि एक माइंडसेट है जो कहता है आप सब आपको सबक सिखाएंगे, कि नवाज शरीफ को सबक सिखाने के लिए मुझे केस में घसीटा गया है, मुझे रेफरेंस में उलझाने की वजह वालिद के आसाब पर दबाव डालना है। 70 पेशियां भुगत चुकी हूं, पाकिस्तान की किसी मां किसी बेटी को इतनी पेशियां नहीं भुगतनी पड़ी। पाकिस्तान की बेटी हूं जिसे पाकिस्तान भर में तमाशा बनाकर रख दिया है। पाकिस्तान की बेटी हूं जिसे पाकिस्तान भर में तमाशा बनाकर रख दिया है। मेरा कसूर सिर्फ यह है कि मैं नवाज शरीफ साहब की बेटी हूं। ये आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। हमारे माशरे में सदियों से कहा जा रहा है कि बेटियां सबकी सांझी होती, लेकिन आज ये तमाम रवायात, ये तमाम इक़दार, सब कुछ बुग़्ज़, अन्नाद और अदावत की नज़र हो गया। वतने अजीज़ की किसी खातून, किसी माँ, किसी बेटी, किसी बहन को इस तरह इतनी पेशियां नहीं भुगतनी पड़ी। वतने अजीज की किसी मां किसी बेटी को 70 पेशियां नहीं भुगतनी पड़ी। शायद यह बात आपकी ठीक हो, लेकिन इस मुल्क में माओं के साथ, बेटियों के साथ इससे ज्यादा बदतर सलूक हुआ है। पेशियां भुगतने से ज्यादा बदतर सलूक हुआ है। और मरियम नवाज साहिबा, ये आपके ही दौरे हुकूमत में हुआ है, आपके वालिद साहब के दौरे हुकूमत में हुआ है। तो अगर आप पेशियां भुगत रही हैं तो पाकिस्तान की माएं, बेटियां इससे ज्यादा बदतर चीजें भुगत चुकी हैं। आमना जंजुआ को आप ना भूलें, आप ही की हुकूमत थी, आप ही के वालिद नवाज शरीफ साहब के उनसे वादे थे कि उनके शौहर की बाजियाबी के लिए मैं कदम उठाऊंगा, मैं उनके शौहर को बाजियाब करवाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान की पुलिस ने उनके साथ क्या किया आपके दौरे हुकूमत में, ये आप जानती हैं, मैं आपको दिखाता भी हूं। मॉडल टाउन में 14 लोगों को गोलियां मारी गई, वहां पे भी औरतों को गोलियां मारी गई, पॉइंट ब्लैंक जो है वहां पे गोलियां मारी गई। ये भी आप ही के दौरे हुकूमत में हुआ है। तो सिर्फ पेशियां भुगतना नहीं, इस मुल्क में माओ और बेटियों ने इससे ज्यादा बर्दाश्त किया है। सानिया मॉडल टाउन हो, आमना जंजुआ के साथ जो हुआ वो इसी दौरे हुकूमत में हुआ है। और हमने देखा कि उनके साथ पुलिस ने कैसा सलूक किया। ये तमाम बातें हमारे सामने हैं। लेकिन हमने पहले भी कहा था, नवाज शरीफ बतौर बाप यकीनन बड़ा दुखी होंगे कि उनकी बेटी बार बार पेश होती है, कटहरे में खड़े रहकर बयान देती है। इसीलिए हमने कहा था कि उनका दुख जो है वो बिल्कुल ठीक है। अपनी बेटी को देख के कोई भी जो है अफसोस में आ सकता है, कोई भी शदीद नाराज हो सकता है, गुस्से में भी आ सकता है। और इसीलिए जरूरी है कि जिन लोगों पर आप बात करते हैं कि ये दो बेटे हैं नवाज शरीफ साहब के, हुसैन नवाज, हसन नवाज, ये उनकी जायदाद है,
उनको सामने आना चाहिए, बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब बार बार पेश हो, सफाइयां दें और ये कहें कि मेरा इन असासों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप पेश होकर ये कहती हैं कि मेरा इन असासों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिन पे आप कहते हैं कि जिनका असासों से ताल्लुक है वो इस वक्त मुल्क में नहीं है, वो इश्तिहारी हैं, वो मफरूर हैं, तो वो आके क्यों नहीं बताते कि हाँ ये असासे हमारे हैं और हमने जायज पैसे से बनाए, वो पैसा कहां से आया था, ये सोर्स अगर वो आके बता दें तो शायद आपकी मुश्किलात आसान हो जाए, नवाज शरीफ साहब की बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाए, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं है। एक ब्रेक के बाद इसका पोस्टमार्टम करेंगे। सिंध में 10 साल मुकम्मल किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, माशाल्लाह कितना काम हुआ है वहां पर। 1500 अरब रुपए जो खर्च किए हैं तरक्याती मंसूबों पर, वो नजर आते हैं सिंध में या नहीं आते, एक इस पर तफसीलन बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध हुकूमत ने कल अपनी आईनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल कर ली। इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब 10 साल हुकूमत सिंध पर मुकम्मल हो चुकी है और इन 10 सालों में हमें बार बार बताया गया है कि डेवलपमेंट पे बड़ा पैसा खर्च किया गया है। यह भी बताया गया है कि सिंध यूरोप से बेहतर है। यह भी बताया गया है कि सिंध जो दूसरे सूबे हैं उनसे ज्यादा आगे है, चाहे वो इंसानी तरक्याती मामलात हो या मुल्क की तरक्याती मामलात हो, उसमें सिंध हमसे आगे है। और दूसरी तरफ से ऑपोजिशन बार बार ये कहती रही है कि सिंध में कोई काम नहीं हुआ। एक यूसी ऐसी नहीं है, एक शहर ऐसा नहीं है, एक जिला ऐसा नहीं है जिसमें आप ये कह सके कि ये मॉडल सूबा है, ये मॉडल शहर है जहां पे हमने अवाम के लिए सहूलतें दी हैं और अवाम के लिए अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। मैंने सिंध में सिर्फ पिछले 8 महीनों में कराची के बाद आलमी मयार के 5 बड़े हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह किया है। जमीनों की बंदरबांट, करप्शन सूबाई हुकूमत की, हम उस चक्की में भी पिसे जा रहे हैं, सूबाई करप्शन। चल के सिंध में देखें कि सेहत क्या होती है, सेहत की सहूलतें क्या होती है, तालीम की सहूलतें क्या होती हैं, 24 नई यूनिवर्सिटियों का काम हुआ है। दिल के लिए मुफ्त में बड़ी बड़ी अस्पतालें बनाई गई हैं, किडनी के लिए बड़ी बड़ी अस्पतालें बनाई गई है। आपने सूबा सिंध देखा है, सिंध यूरोप से बहुत बेहतर है, सिंध यूरोप से बहुत बेहतर है, सिंध यूरोप से बहुत बेहतर है। 1500 अरब रुपए खर्च करने के बाद मुझे एक यूसी लाड़काना की आप दिखा सकते हैं जहां पीने का पानी, सेहत, तालीम, जीने और मरने की फैसिलिटी है, एक यूसी। जो हुकूमत 1,500 अरब रुपए तमाम तर इख्तियार के बावजूद अपने सूबे में पानी की बुनियाद पर पैदा होने वाली बीमारियों को खत्म ना कर सके, साफ पानी ना दे सके, इसमें भी वफाक जिम्मेदार है। खुदा का वास्ता है, जिस तरह से आपने सिंध का हशर किया है, अंदरूनी सिंध का, कराची की जान छोड़ें, आपने अपने इलाके तो तबाह कर दिए। फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया, मैं कह देता हूँ, स्टे हियर आई विल बी बैक, आई विल बी बैक। स्टे हियर आई विल बी बैक। मुराद अली शाह साहब ने ये सिंध असेंबली के स्पीकर को कहा, स्टे हियर आई विल बी बैक, यानी कि पीपल्स पार्टी अगले 5 साल हुकूमत बनाने का प्लान बना रही है। लेकिन इन 10 सालों में क्या किया है? क्या 1500 अरब रुपए जो सिंध में लगाए गए हैं तरक्याती मंसूबों पर हमें नजर आते हैं या नहीं? क्योंकि दावा यह है कि सिंध यूरोप से बेहतर है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन कहती है कि एक यूसी ऐसी दिखा दें जहां पीने का साफ पानी हो, जहां तालीम का निजाम हो, जहां सेहत का निजाम हो, एक यूसी ऐसी दिखा दें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नासिर शाह साहब और इसके अलावा में ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा एजाज साहब। नासिर शाह साहब, आप कह रहे हैं कि यूरोप से बेहतर है सिंध, मतलब जो 1500 अरब रुपए लगाए हैं उससे आप मुतमईन हैं कि सिंध में आपने भरपूर काम किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, हमने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी है। एक जो परसेप्शन इस तरह का क्रिएट किया जाता है या लिया जाता है कि कोई चीज़ भी नहीं हुई, तो ये बिल्कुल भी गलत है। हर फील्ड में काम हुआ है और बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। अब ये पता नहीं क्यों किसी को भी नज़र नहीं आती। अगर आप कराची से लेकर कश्मीर तक की बात आती है सर, ऐसी बात नहीं है। मुराद अली शाह साहब को नजर आ रहा है, मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं यूरोप बना दिया हमने इसको, नजर आ रहा है कुछ लोगों को। उन्होंने ये कहा कि यूरोप से कम नहीं है, तो जाहिर है हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना सूबा है, हमारा अपना इलाका है, तो हमें तो ये बहुत अच्छा लगता है, यूरोप से भी बहुत प्यारा लगता है। तो ये
में भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत बेहतर हैं। जो शाह साहब ने बात की थी यूरोप के लिहाज से, वो यहाँ पे इलाज के लिहाज से भी थी कि जो NICVD में यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह मुफ्त इलाज किया जाता है, जिस तरह सबसे ज़्यादा एक हॉस्पिटल सिर्फ कराची वाले में ऑपरेशंस हुए हैं, इसी तरह उसके दीगर यूनिट्स पूरी सिंध में हैं, मुख्तलिफ जगहों पे। आप कह रहे हैं कि जो 1500 अरब रुपए जो आपकी हुकूमत ने खर्च किया है वो सिंध में नजर आता है, मंसूबों पे नजर आता है कि हाँ वाकई तरक्की हुई है। जी बिल्कुल नजर आता है। अब अगर आप किसी भी एरिया को ले लें, अगर आपको कराची में ये जो फ्लाईओवर, अंडरपासेस या ये जो बड़ी बड़ी शाहराहें बनी या दीगर और इलाके बने जहाँ पे ना सिर्फ रोड बनाए गए बल्कि उनके साथ ड्रेनेज, सीवरेज और पानी का जो इस सिलसिला था उसको भी बेहतर किया गया। अगर आपको वाहिद सूबा है सिंध जिसने एयरपोर्ट बनाया थर कोल के, उसमें वो भी किसी को नजर नहीं आता। ख्वाजा एजाज साहब, आप ये चैलेंज करते हैं कि एक यूसी हमें दिखा दें जहां पर आला क्वालिटी की फैसिलिटीज हो आवाम के लिए। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि सिंध यूरोप से बेहतर है और बहुत काम किया। बेशक बहुत काम करना बाकी है, लेकिन बहुत काम किया। 1500 अरब रुपए खर्च किए जो कि नजर आते हैं सिंध में। जहां तक बात है, आपने पुल बनाए, आपने जनाब थर पे एयरपोर्ट बना दिया। आप ये बताएं थर के कितने लोग उस एयरपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, या उस एयरपोर्ट से थर में पीने का साफ पानी आ गया? क्या इस एयरपोर्ट के बनने से थर में गंदों में मिलने वाली रेत खत्म हो गई? थर में तो रोज बच्चे मर रहे, हमारे थर में तो रोज जनाजे उठ रहे हैं, हमारे थर की माओं की रोज हालत खराब है। मैंने जो बात की, मुझे इस बात का तो गम है कि न्यू कराची मेरा हल्का एक यूसी वो सेवरेज लाइन ना होने की वजह से तबाह, पीने के पानी ना होने की वजह से, पता मैं 5 साल आपको गिड़गड़ाता रहा। आखिरी वक्त में मैंने आपको बताया कि 3.5 करोड़ की एक 56 इंच की लाइन और डलवा दें। चले जी, मेरा हल्का तो इसलिए तबाह हुआ था, वहां से आपको वोट नहीं पड़ेंगे, ना पहले कभी पड़े थे, ना आज कभी पड़ेंगे, ना आइंदा कभी पड़े। लियारी की एक यूसी तो दिखा दें जहां से आपकी प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होते रहे, जो पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। फिर मैंने कहा लाड़काना से दिखा दें। चले जनाब, आसफा साहिबा नवाब शाह से लड़ रही हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ की यूसी देखते हैं। या जहाँ से बिलावल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ की यूसी देखते हैं। 1500 अरब रुपए के बाद ये दुबई का 3 गुना बजट है। दुबई का, पूरी दुबई स्टेट का डिफेंस बजट मिलाकर, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बजट मिलाकर सिंध का 1500 अरब रुपए 3 गुना है। आप मुझे बताइए, सिवाय प्राइवेट बिल्डर्स के, स्काई स्क्रैपर्स के, आपके पास क्या है? ख्वाजा साहब, मैं जरा इस चैलेंज पर बात करता हूं जो आप दे रहे हैं कि एक यूसी मुझे लियारी की दिखा दें, नवाब शाह की दिखा दें, जहां पर हमें फैसिलिटीज नजर आए। लेकिन चीदा काम तो हुए हैं। शायद वो एक यूसी को शायद मुकम्मल तौर पे बेहतर ना कर दिया हो, जहां पे हेल्थ फैसिलिटी भी है, साफ पानी भी है, स्कूल भी है। लेकिन जो क्लेम करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, 10 साल में 14 यूनिवर्सिटीज बना दी, 5 कैडेट कॉलेज बना दिए, कराची में ट्रॉमा सेंटर बना दिया, 5000 किलोमीटर सड़क बनाई है हमने सिंध में, जिसमें मेहरान हाईवे भी है, थर कोल एंग्रो के साथ हमने शुरू किया, रोड़ी कराल बना लिया, 50 छोटे डैम बना लिए। ये तरक्याती काम जो गिनवाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, जिनमें से कुछ मुकम्मल हो गए हैं, कुछ इस वक्त चल रहे हैं, उनके बारे में क्या राय है? क्या ये काम नहीं हुआ है सिंध में? देखिए, 1500 अरब रुपए खर्च करके 4 पुल बना दिए, छोटे 15-20 डैम बना दिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, गरीब आदमी को कहाँ फायदा हुआ? अच्छा, अब दिखता नहीं है, दिखेगा कहाँ? चलें जी, उमरकोट में नहीं दिखेगा, चलें जी, हो सकता है खैरपुर शिकारपुर के अंदर जो है ना वो नहीं दिखेगा, लाड़काना में तो दिखना चाहिए। लाड़काना में दिखने में कोई प्रॉब्लम है? कराची में नहीं दिख रहा, चले समझ में आ गया, हैदराबाद में दिखना चाहिए। मेरी तो शहजाद इलेक्शन कैंपेन है, मैं तो पूरे सिंध के अंदर अल्लाह के नाम पे एक यूसी मांगने जाऊंगा। जहां जहां इलेक्शन के लिए मेरा कैंडिडेट होगा, वो हमारे कैंडिडेट तो वही कहेगा भाई एक यूसी का सवाल है बाबा। नासिर साहब, एक यूसी का वो मुतालबा कर रहे हैं कि मुझे दिखा दें कि जहां पर काम हुआ हो 1500 रुपए में। असेंबली में भी यही बात कही थी, वो खुद जाने के लिए तैयार थे मुराद अली शाह साहब के साथ। अब मैं चलने के लिए तैयार हूं, आप आ जाएं, ख्वाजा साहब आ जाएं, मुराद अली शाह साहब आ जाएं, मुझे दिखा दें वो यूसी, जिससे ये तासुर दूर हो जाए कि सिंध में वाकई कोई काम नहीं हुआ, ये गलत है। शहजाद भाई, बिल्कुल आपको भी दिखाएंगे और मैं ख्वाजा साहब को भी दावत देता हूँ आपके तवस्सुत से, वैसे भी मेरे भाई हैं। देखें, जिनको कराची में कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो उनको दूसरी जगहों पे कैसे दिखाई देगा? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिल्कुल नवाब शाह चलें, लाड़काना चलें, दीगर जो चीज़ शहर हैं, इलाके हैं, वहाँ चलें। अभी इन्होंने कहा कि थर में एयरपोर्ट है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसी एयरपोर्ट से फ़र्क पड़ेगा। ये न सिर्फ सिंध में तरक्की होगी बल्कि थर बदलेगा पाकिस्तान।
ये सिंध गवर्नमेंट की बड़ी अचीवमेंट है जो उन्होंने थर के ज़खायर पर अखराजात किए, खर्चा किया और वहाँ पे जो इतना बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। ये कह रहे हैं कि थर के बच्चों को पानी नहीं मिल रहा, वहाँ जाएं तो सही। मुराद अली शाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, आपने देखा है थर, सिंध देखा है, चले मेरे भाई हैं अपना ख्वाजा साहब, वो भी चलें, और शहजाद भाई आप भी प्लीज चलें और चल के मैंने देखा है वहाँ और पे मैं उसके देखें अस्पताल कि की हालत भी बता इस सकता हूं, प्रोजेक्ट से कितनी मैं तरक्की आई, आरओ प्लांट की हालत भी बता सकता हूं, वहाँ जिस गर्मी में झोपड़ी में लोग रहते हैं वो भी बता सकता हूं, एक मिनट जो उनकी जो खुराक है वो भी मैं आपको बता सकता हूं, जिसकी वजह से अमवात होती है। ऐसा नहीं है अगर आप मुझे कहें कि थर आपने देखा है तो थर कोई बहुत शानदार, मुझे भी सुन ले शहजाद भाई, मुझे भी सुन ले, मुझे भी सुन ले, वहां पे आप चल के देखें, बिल्कुल आरओ प्लांट्स की आपने बिल्कुल बात की, जरूर वहां पे कुछ खराब है लेकिन मोस्टली चल रहे हैं। और ये जो अमवात की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि ये तो सर्वे है ना कि जिसमें जच्चा और बच्चा की अमवात में सिर्फ सिंध में कमी आई है। जो रेशो आज से 2-3 साल पहले 311 का था 1 लाख पे, वो इस वक्त 144 पर है। ये सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी है, ये आपके जो हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है उसका सर्वे। 11 बच्चे मरते थे मेरा को पीपल्स पार्टी वालों का सर्वे नहीं है, तो ये अच्छी कारकर्दगी है जी। ये कारकर्दगी इस तरह गिरवाएंगे आप? नहीं, मेरा कहने का मकसद है अगर पहले 311 बच्चे लाख पर अगर अमवात होती थी जच्चा बच्चा की, अगर वो कम होकर 144 पे आई हैं, और कंपेयर में अगर पंजाब में 247, केपी जिसका सब लोग ज्यादा शोर मचाते हैं वहां 270, और बलूचिस्तान में जाहिद है रेशो बहुत ज्यादा है। तो इसमें अगर हमने बेहतरी की है तो क्या ये हम अपनी वो बात नहीं बता सकते? ये जो हमेशा अमवात की बात की जाती है, मैं जरा 2-3 कहता हूं कि आप सर्वे कर लेना हर इलाके का, ये एक परसेप्शन बन गया जवाब ले लेता हूं कि वहां पे ठीक है। दो चार जो बड़े मंसूबे हैं खासतौर पे कराची के हवाले से, क्योंकि कराची सबसे बड़ा शहर है, सिर्फ सिंध का नहीं पूरे पाकिस्तान का एक मॉडल कराची होना चाहिए था। बारी बारी बात कर लेते हैं ख्वाजा साहब और उस पर आपका भी जवाब लूंगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आप खुद वजीर रहे, कोई मेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं मिल सका इस 2 करोड़ की आबादी के लिए। मुल्तान में मिल गई मेट्रो बस, रावलपिंडी में मिल गई मेट्रो बस, लाहौर में मिल गई मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन पेशावर में बनना शुरू हो गई। आप लोग नहीं दे सके। 10 साल मुसलसल हुकूमत करने के बावजूद 2 करोड़ की आबादी, सबसे बड़ा शहर, नहीं दे सके मेगा ट्रांसपोर्ट का मंसूबा। भी रिसेंटली आपने माशाल्लाह 10 बसों का इफ्तिताह किया है। मास ट्रांजिट जो कराची का सिस्टम है वो कराची को कैटर करेगा और इस पे बहुत सारा काम हमारा हो चुका है। ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उस पर काम चल रहा है, और उसका जो हमारे ज़िम्मे काम था बसेस का, ऑपरेशंस का, दीगर चीज़ों का, वो हमने मुकम्मल किया हुआ है। जैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसका, और वो जो ऑरेंज लाइन है जिसका एधी लाइन नाम रखा गया था, वो जैसे कंप्लीट होंगे वहाँ पे ये सर्विस शुरू हो जाएगी। रेड लाइन एशियन बैंक वालों ने मुकम्मल तौर पर उन्होंने कर रहे हैं, उस पर हर लिहाज से हमारे हर तरह से उनके साथ एग्रीमेंट्स सब चीज़ें हो गई हैं जिस पे वो जल्दी काम शुरू करेंगे। नासिर साहब, आप मुझे बता रहे हैं कि क्या क्या काम इस वक्त चल रहा है, कौन सा काम मुकम्मल हुआ है, ये आपने मुझे नहीं बताया। ख्वाजा साहब, फेल हो गई मास ट्रांजिट में, ये है प्रॉब्लम। मैंने 2011 में कहा था कि आपको जायका ने रिफ्यूज कर दिया है और अपनी इन्वेस्टमेंट वो इंडिया लेके जा रहा है। 1900 अरब रुपए से उन्होंने मास ट्रांजिट इंडिया में शुरू कर दिया। कराची सर्कुलर फेल हुआ, आप फेडरल गवर्नमेंट पे थे, मैंने असेंबली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर उठाया था। दूसरा, आज भी कराची सर्कुलर कमेटी खेल रहा है। कराची सर्कुलर के अंदर जो सबसे बड़ा काम था एवेल्युएशन का, इंक्रोचमेंट का और उसके कॉम्पनसेशन का, वो आपकी तरफ पेंडिंग है, वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। आइए दूसरी तरफ, चाइना आप कह रहे हैं चाइना बैक कर गया, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से बैक कर गया। इट शुड बी द पार्ट ऑफ द सी पैक। एक आखिरी में कंक्लूड करता हूँ, शाह साहब भी ये कहते हैं, निसार साहब भी ये कहते हैं, मुराद अली, हमने ये कंप्लेगा, ये होने वाला है, ये हो रहा है, ये उस वक्त होगा। 10 साल बाद आपको ये कहना चाहिए इजहार साहब ये देखें ये हो गया, ये 650 बसें आ गई, ये बस टर्मिनल बन गए, ये हमने कर दिया। आप ये नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं हो जाएगा। भाई अगली हुकूमत में हम कर लेंगे, हमें भी पता है अगली हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह ताला। शाह साहब, जो कुछ कामों में आपने अधूरे छोड़े या उसमें लापरवाही हुई या वो करप्शन के अंदर हुए, उसको इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। शाह साहब, एक बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो पंजाब चौरंगी पे आपको पता है अंडरपास बन रहा होगा, गालिबन 1.5-2 साल से ये अंडरपास बन रहा है।
अब 1.5-2 साल में वो पूरी ऑरेंज ट्रेन खड़ी करके दिखा देते कि हमने ये मंसूबा बना लिया। अब कैसे मुवाजना करेंगे कि हाँ हम भी कर रहे हैं काम, लाहौर वाले को आके आप कहते हैं कि हम कराची को लाहौर नहीं बनाना चाहते, हम इसको बेहतर और ज्यादा बनाएंगे। कैसे मुवाजना करें फिर हम लाहौर और कराची का भी अगर हमने करना है तो? देखिए, ये अंडरपास दोनों शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स थी, इसकी जो यूटिलिटीज़ थी उनकी रीलोकेशन और दीगर में बहुत प्रॉब्लम आई। उसके बावजूद ये शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हुए हैं और ख्वाजा साहब ये कर दिया हमने। और इंशाल्लाह जब अगली हुकूमत हम बनाएंगे मे बी आप लोग उस वक्त जीत के आ सकें या नहीं, लेकिन हम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और उस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि भाई ख्वाजा साहब ये काम हो गया, क्योंकि ये अब कंप्लीट होंगे। आप मे बी असेंबलियों में ना हो क्योंकि बहुत ज्यादा हालात जो हैं एमक्यूएम के खराब हैं। ख्वाजा साहब मुझे जरा दोनों मंसूबों के बारे में बता दें, क्योंकि जब से मैंने अपना सहाफती करियर का आगाज किया मैं सुन रहा हूं K4 पानी का मंसूबा, S3 सेवरेज का मंसूबा कल बन जाएगा, अगले साल बन जाएगा, जमीन ले ली है, शुरू हो गया है, इन्वेस्टमेंट आ गई हमारे पास। क्या हुआ इनका, जरा पहले आप बता दें, फिर नासिर शाह साहब से मैं पूछूंगा इस बारे में। देखें, K4 मंसूबा 2006 में अप्रूव हुआ था। 2006 में अप्रूव होने के बाद जो इनका पहला बजट आया था 2008, इसमें उन्होंने कहा था 2010 में कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो डेट एक्सटेंड हुई 2015 तक आ गई। 2015 में भी मैंने कहा था कि ये K4 आपसे कंप्लीट नहीं होगा। फिर वो प्रोजेक्ट FWO को थक हार कर सारे टेंडर करके, कोर्ट लिटिगेशन ये सब करके, फिर लैंड यूटिलाइजेशन के अंदर इन्होंने इतना टाइम लगा दिया, DC मलीर ने इतना टाइम लगा दिया। वो 6 किलोमीटर का जो एरिया था जो K4 के अंदर आपको कॉम्पनसेट करना था, वहां पे आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता रहा। अब जाकर उन्होंने FWO को दिया, लेकिन ये वाला कंपोनेंट अभी भी पेंडिंग है। मैं आपको बता रहा हूं 2 साल तक K4 अभी भी नहीं बनेगा। और K4 का पानी कितना है? 260 MGD। मैंने तो इनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि दूसरा पार्ट जो है K4 का पार्ट 2, उसका सिस्टम एनालिसिस, डिजाइन और कंसल्टेंसी स्टार्ट करें, वो भी नहीं शुरू हुआ। अच्छा, K4 छोड़े, 65 MGD का क्या हुआ? कराची के लोगों को 65 MGD दे देते। चले जी, लाइनिंग हब कैनाल का क्या हुआ? वो भी रह गया। अब नासिर साहब मुझे जरा ये बताएं कि एक शहर जिसके 30-35% मुश्किल से लोगों को पानी दस्तयाब होता है एक दिन में, साफ पानी का तस्वर पूरे सिंध में नहीं किया जा सकता, इसको आप कहेंगे कि हमने डिलीवर किया है, हमने पैसा जो खर्च किया है वो हमें नजर आता है कि अगर कौम को, अवाम को साफ पानी ना मिल सके, पानी ना दस्तयाब हो 30% से ज्यादा कराची की आबादी को, ये कैसी कामयाबी है? ये 2006 में जो है K4 जो था ये हुआ था। 2006-7 में किन का यहाँ पे तोती बोलता था, किन की यहाँ पे ज्यादा गिरफ्त थी। फिर 2008 के बाद जो 5 साल की हुकूमत रही उसमें हमारे साथ हिस्सेदार कौन रहा? उस वक्त K4 पे क्यों बात नहीं की जाती? नहीं आ रही है कोई जवाब। पार्टी है जिसने K4 का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया और ये पूरी जमीन, दीगर चीजें, सारी चीजें पीपल्स पार्टी ने की। K4 फेज 2 के लिए भी हमने मुकम्मल इंतजामात किए हुए हैं, वो जल्दी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो ये सिर्फ बातों की हद तक है, जल्दी शुरू हो जाएगा। मैं तो तवक्को कर रहा था कि और ये K4 इंशाल्लाह इस पे आप देखेंगे बहुत हद तक काम हो चुका है। अच्छा, बहुत हद तक काम हो चुका है, आप कह रहे हैं अभी शुरू हो जाएगा। मैं तो समझा था आप लोगों ने बार बार दावे किए थे कि हम मुकम्मल कर लेंगे अपने दौरे हुकूमत में। एक और बड़ा इशू है क्योंकि पानी का मसला भी हल नहीं हो सका, पूरे सिंध में पानी का मसला हल नहीं हुआ था इसका कॉन्ट्रैक्ट, और जो हमने साफ पानी है उसका तो शायद तस्वर करना जो हमारे में इसका सिलसिला था वो भी किया हुआ। सही है, साफ पानी का भी तस्वर नहीं किया जा सकता। ये जब अब जीत के आएंगे ना 2 माह के बाद, फिर आके दिखाएंगे सर ये हो गया शुरू। आपको भी ले चलेंगे, ख्वाजा साहब को भी ले चलेंगे इंशाल्लाह। उसमें तो ख्वाजा साहब आप भी शरीक हैं और आप पीपल्स पार्टी भी शरीक है, क्योंकि मेयर अब 2 साल है और अभी भी कराची के कोई हालात हमने भी नहीं बदले। चाहे जितनी भी आप कैंपेन शुरू कर लें सड़कें साफ करने की, वो वैसे के वैसे ही है। बिल्कुल ठीक है शहजाद, बात दुरुस्त है। मैंने ये सवाल भी उठाया था कि 2 साल से मेयर हमारा है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और मेयर की जो लड़ाइयाँ अदालतों में और सड़कों में वो भी आपके सामने हैं। बहरिया टाउन भी बीच में इसमें अपनी तरफ से उसने कोशिश की थी और कुछ सिविल सोसाइटीज़ के लोगों ने भी कोशिश की। मैंने एक सवाल किया था शाह साहब से, मेयर से पहले 10 साल आपके एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को अरबों रुपए का फंड दिया गया। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो 10 साल एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ कचरा जमा करके, सेवरेज का ख़राब निज़ाम करके, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट करके 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट करके, पेंशन्स के पैसे रोक के, पुराने ठेकों को फाइलों में अप्रूव करके, मंजूर करके, 1-1 इंस्टॉलमेंट जारी करके
इस शहर से वो 10 साल के 13-14 एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से चले गए, कोई एयरपोर्ट के नीचे से गया, कोई एयरपोर्ट के ऊपर से गया। मेयर वो 2 साल से वो बोझ उठा रहा है। मेयर सेवरेज का काम भी कर रहा है। अभी उसने कल जो है ना गुल प्लाजा के पीछे मेयर ने सेवरेज सिस्टम डाला है, जो कि मेयर का इख्तियार नहीं है, जो मेयर के पास पावर नहीं है, लेकिन मेयर ने डाला है। वाटर बोर्ड ने 1 रुपए की कंट्रीब्यूशन नहीं की। कल परसों मेयर मलिन में सेवरेज सिस्टम डाल रहे थे। इसी तरह से उसके ऊपर फिर सड़क भी बनानी है, फिर कचरा भी उठाना है, पुराने बिल भी पे करने, पेंशन भी पे करनी है, जो ओवर भर्तियां की उसकी भी पेमेंट मेयर ने करनी है। और फिर वो जितनी मशीनरीज 10 साल से खराब है, स्नॉर्कल समेत, जिसका भी 1.5 करोड़ का बिल पेंडिंग है कि स्नॉर्कल का, वो भी 10 साल का रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेयर ने करना है। आप उसे 2 अरब 5 अरब 6 अरब रुपए देकर कहते हैं हमने मेयर को इतने पैसे दे दी। आपने ये नहीं बताया कि मेयर के हिस्से में आपने 10 साल में कितने अरब रुपए उसके ऊपर डेफिसिट छोड़ के चले गए, उसके ऊपर लायबिलिटी छोड़ के चले गए। आप 1500 अरब रुपए खर्च करते हैं, उसमें से 1% आप मेयर को नहीं देते। जी बिल्कुल। नासिर शाह साहब, चाहे आपकी हुकूमत हो या बलदियाती हुकूमत हो एमक्यूएम की, क्या फायदा ऐसी हुकूमत का जो शहर का कचरा भी ना साफ कर सके? कोई देखें, अगर कहीं पे कोई करप्शन हुई है, कोई गलत बात है, बिल्कुल इंक्वायरी हो, उनको टांग दिया जाए, सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। लेकिन जिस तरह ख्वाजा साहब मेयर साहब की बेबसी की दास्तान सुना रहे हैं, ऐसा कतन नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा फंड्स जो हैं सिंध गवर्नमेंट से मिलते हैं, उनके सारी तनख्वाहें हर माह सिंध गवर्नमेंट पे करती है, और ये 7 अरब तो ADP के अलहदा से आते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी स्कीमें हैं जिस पे हम लोग उनको फंड्स मिलते थे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और ये पूरा एक सिलसिला जो है वो चलता था। ये अगर 7 अरब हर साल KMC को सिर्फ ADP में मिलते हैं या फंड्स मिलते थे, अभी ये जो कराची में काम हुए, ये जो कुछ फ्लाईओवर बने, अंडरपासेस, रोड बड़े बड़े बने, ये इनका बजट भी आप देख लें कि हमने कितना 7 या 10 अरब था, और ये जो इतने अरसे से इनको हर साल 7 अरब मिलते आए हैं, और फिर इससे अलहदा भी अरबों रुपए हमने दिए जिनका रिकॉर्ड मौजूद है, और हर माह 50 करोड़ से ज्यादा सिर्फ तनख्वाहों की मद में जाता है। एक और बात ख्वाजा साहब ने की, ये जो भर्तियों की बात की थी, देखें ये तो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जब नेमतुल्लाह साहब ने 2005 में ये निजामत शिप छोड़ी थी और फिर नाजिम MQM के आए थे, तो उस वक्त भर्तियों की तादाद कितनी थी? KMC, वाटर बोर्ड या ये इदारे कितने गफील थे, इनके फंड्स इनके पास कितने मेरे पास होते थे? बिल्कुल खत्म हो गया है। हम चाहते थे कि के पास बागडोर आई और उसके बाद उन्होंने एक दिन में हजारों लोग भर्ती कर, लेकिन बहुत से महकमे हैं, बहुत से डिपार्टमेंट है, हेल्थ, एजुकेशन, उन सब पर बात होनी चाहिए जो अगले हम आने वाले वक्त में करेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होते, ताकि पता चल सके किस पार्टी की क्या परफॉर्मेंस रही है, हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस रही है। लेकिन मुख्तसर सा पोस्टमार्टम सिंध हुकूमत का हमने आपके सामने रखा कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है और उन्होंने कितना काम करके दिखाया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।